नमस्कार दोस्तों, प्रारब्ध के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यह कोई आश्चर्य हो रहा होगा थोड़ा-सा आप लोगों को कि मैं आज मॉडरेटर की भूमिका में हूँ। अवनीश भाई ने आज यह ज़िम्मेदारी दे दी है, लेकिन आज मैं और पुष्कर दा बातचीत करेंगे। पुष्कर दा, पहले तो आपका स्वागत कर लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम भैया, राम राम। दुनिया 2 युद्धों से पहले ही झुलस रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो अब तीसरे साल में प्रवेश कर चुका। इजरायल और हमास का युद्ध जो अक्टूबर से शुरू हुआ और हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायल ने जो कार्रवाई शुरू की वो अभी तक बंद नहीं हो रही है। और उसमें अब एक तीसरा फ्रंट खुल गया है। कल देर रात से भारतीय समयानुसार ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया है। हालांकि अभी तक इजरायल ने केवल ये कहा है कि वह रक्षात्मक कार्रवाई कर रहा है और ईरान के सारे ड्रोन और मिसाइल्स उसने गिरा दिए हैं। उधर ईरान बता रहा है कि अगर अमेरिका इजरायल की तरफ से उतरा तो वह उसके बेसेस पर हमला करेगा। कहने की बात नहीं है कि ईरान जब से हमास ने हमला किया था तब से ईरान एकमात्र देश था जिसने खुलकर हमास का समर्थन भी किया था और हमास के समर्थन में लंबे लंबे कसीदे भी काढ़े थे। बहरहाल पुष्कर, आप इन मामलों के विशेषज्ञ हैं। पहले जरा ये बताइए कि ये नया क्या मामला है। मतलब 1 अप्रैल को हमला हुआ सीरिया के दूतावास पर, आज 14 तारीख है, आज ईरान ने शुरू कर दिया हमला। अमेरिका कह रहा है कि इजरायल को बचाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहा है कि इजरायल को काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में? देखिए भाई, ऐसा है कि हेलो, कि जो कुछ मिडिल ईस्ट में चल रहा है इसको कह सकते हैं कि जलेबी छन रही है। जैसे बंद कमरे में जो है आदमी जो है या फिर आंख में पट्टी बांध ली जाए और उसके बाद जो है कमरे में छोड़ दिया जाता है, तो ये सब जो है इस वक्त बड़ा भारी कंफ्यूजन है। इसका कंफ्यूजन का रीजन ये है कि मिडिल ईस्ट पे अमेरिका की पकड़ ढीली हो चुकी है, नंबर 1। उसका कारण यह है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो 1 दशक पहले था। तीसरी बात, उसके काउंटर में जो है चाइना ने अपनी शक्ति बढ़ा ली है, उसने एक बैलेंसिंग फोर्स डेफिनेटली बन गया है। और चौथा यह है कि यूक्रेन रशिया वॉर जो अमेरिका ने शुरुआत कराई थी 2 साल पहले, और ये सोच के कि जो है 2 महीने में युद्ध खत्म हो जाएगा और जो है रशिया बैंकरप्ट हो जाएगा, घुटनों को आ जाएगा। लेकिन उसके विरुद्ध 2 साल हो गए, उसके बाद भी रूस लड़ रहा है। रूस आर्थिक मामले में ज्यादा सामर्थ्यवान हो गया है और उसकी एक शक्ति जो है, जो पहले वीक रशिया के नाम से समझा जाता था, वो मतलब वो भी एक आग का पर्दा खत्म हो गया है। रूस अपनी जगह स्टैंड कर। तो ऐसी जगह में आप ये देखिएगा कि इस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की नहीं रह गई, क्योंकि मिडिल ईस्ट का सारा खेला शुरुआती अमेरिका किया हुआ है। सारी बदमाशी जो आप देख रहे हैं सन 47-48 से चल रहा है, वो मिडिल या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात से ही कह सकते हैं आप। तो वो जो पूरा की पूरा जो है अमेरिका के ही बिछाई हुई बोट थी जिससे मिडिल ईस्ट उलझा रहता था। अब जब उसकी कमजोर हो गई है तो अब जो है उसके हाथ में रह नहीं गया, कंट्रोल नहीं रहे। फिर एक चीज और भी बात है कि अमेरिका की बात मैं इसलिए ज्यादा कर रहा हूं कि इसको बिना अमेरिका की भूमिका समझे हुए हम आज जो हो रहा है उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि यदि आज नहीं समझेंगे तो जो आगे होने वाला है वो और मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका में जो है इस वक्त बाकी चीज तो उनका जो प्रभुत्व कम हुआ वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके की उनके पास राजनीतिक नेतृत्व है वो इतना हाईली कंफ्यूज्ड, या कह लीजिए कि वो अपनी दुविधा में, जो उसकी विचारधारा, जो उनके डेमोक्रेट्स की विचारधारा थी, जो कि बुरी तरीके से लेफ्ट लिबरल वाली उनकी पॉलिसी थी, और उसके बाद जो है करना क्या है, क्यों करना है, ये समझ में नहीं आया। और साथ में उनके आर्थिक तंत्र का जो है जिस तरीके से शेष विश्व से चुनौती मिल रही, तो जिस एक डिसाइसिव फॉरेन पॉलिसी किसी भी राष्ट्र की, उसके डिसाइसिव नेतृत्व से पैदा होती है।
ट्रंप को जिस तरीके से आउट किया गया, ट्रंप खत्म हुए और ट्रंप के मतलब राजनीतिक तौर पर खत्म किया गया। और जिस 4 साल में ट्रंप थे, उन्होंने उस 4 साल में अमेरिका को किसी नए युद्ध में नहीं झोंकने दिया और ना ही कोई नया युद्ध होने दिया। ये उनका जो है डिसिसिव नेतृत्व। लेकिन आज की हालत में बिल्कुल कहानी उलट गई है। हमास ने जब किया अटैक इजराइल पे, जिस वक्त किया था, तो सबको मालूम था कि हमास को पूरी तरीके से ईरान जो है शुरू से ही जो है समर्थन करता रहा है, आर्थिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट देता रहा। जब इजराइल पर हमला हुआ तो उसको लेके इजराइल इसने ईरान ने बहुत आगे बढ़ के हिस्सा लिया, मतलब मॉरल सपोर्ट भी कह सकते हैं। बाकी तो जो अंदर खाने टेक्निकल सपोर्ट होता है, हथियारों सपोर्ट होता है, वो तो रहा ही होगा। लेकिन एज ए राष्ट्र के रूप में क्योंकि उसकी भूमिका जो है एंटी इजराइल थी और प्रो हमास की, प्रो फिलिस्तीन थी। अब ये चल रहा था, उसी बीच जो है अमेरिका अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता था, लेकिन जो है कोई एक्शन अमेरिका की तरफ से हुआ नहीं। मतलब उसे दांत दिखाए बार बार अमेरिका ने, लेकिन जो है जब उसको लगा कि कुछ उसकी दांत की परवाह नहीं कर रहा है, तो फिर वो जो है पलट जाता था। इट हाईली कंफ्यूज अमेरिकन लीडरशिप। तो भौंकता इजराइल पे भी जो रहा, हाँ अमेरिका भौंकता रहा, काटा नहीं। और मैं आपको सॉरी इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं लेकिन नहीं हमने दर्शकों को पहले कहा कि हम लोग बातचीत की शैली में करेंगे, तो आप भी मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं भी आपसे पूछूंगा। और आप चूंकि बौद्धिक बात नजरिए से इसको कहते हैं, थोड़ा हेवी हो जाता है, मैं इसको थोड़ा हल्का करता हूं अपने दर्शकों के लिए। ये बात, जरा इस हमले के मौसम को देखिए। फिर सिडनी में एक हमला हुआ है, इस्लामिक आतंकी ने किया और करीबन 1 दर्जन लोगों को चाकू से मारा, उसमें एक छोटा बच्चा भी है और बहुत विभत्स हत्याकांड हुआ। आज अमेरिका में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ घंटे पहले एक शूट आउट हो चुका है। और मुझे एक किताब की याद आ रही है, सैमुअल पी हंटिंगटन की। हालांकि वो हम लोगों के समय जेएनयू में बहुत ज्यादा उसको बाइबल और कुरान की तरह माना जाता था और लेफ्ट वाले उसको बहुत खारिज करते थे। लेकिन वो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के संघर्ष की बात कर रहा है, इजराइल देखिए रुकेगा तो नहीं, मेरी जो छोटी समझ है उस हिसाब से। और ईरान भी रुकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है। हालांकि अभी तक एक बड़ी चिंतनीय बात है, और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी बात आपसे मैं करूं कि ईरान एक शिया मुल्क है और उसके आसपास जितने मुल्क हैं उसमें से लेबनान ही एक शिया मुल्क है, और इसीलिए वो हिजबुल्लाह को समर्थन करता है या जो भी। और बाकी उसके इर्द गिर्द या दुनिया में बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, अधिकतर उसमें से सुन्नी है। लेकिन उम्मत के नाम पर तो ये सारे को जमा होना चाहिए। हालांकि अभी तक किस किस ने समर्थन किया है ईरान का, ऐसा कुछ सुनने को आ नहीं रहा है मुझे। आपके कुछ सुनने में आया है क्या? और हाँ अगर नहीं आ रहा है तो ये क्या मामला है कि भाई इस्लाम के नाम पर लामबंदी कैसे नहीं हो रही है? और क्या हम लोग इस भय में ही रहेंगे कि या तीसरा विश्व युद्ध बन जाएगा या फिर इजराइल इनको भी हमास की तरह निपटा डालेगा? आपकी टेक इस पर क्या है? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो समझ लीजिए कि ये रिपोर्ट जो इनिशियली आई, जो वो अलग थी, लेकिन अब जितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट आ गई है उसके हिसाब से 185 ड्रोन, 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 36 क्रूज मिसाइल जो है ईरान ने दागे। उसमें से सारे जो है ड्रोन इंटरसेप्ट हो गए, सारे क्रूज मिसाइल उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए। केवल बैलिस्टिक माइल जो थे, मिसाइल जो थी, वो 110 में 103 कर पाए, 7 मिसाइल ने उनके हिट किया है। उसमें से एक उनका नेवेटम एयरबेस है इसराइल का, उसको हिट किया। खास बात इसके अंदर क्या है कि इसको इंटरसेप्ट करने में जॉर्डन ने भी इंटरसेप्ट किया, सऊदी ने भी इंटरसेप्ट, वहां से भी गिराया। और रॉयल एयरफोर्स बेस साइप्रस था, वहां से उठ के उन्होंने उसको भी किया। इसका मतलब था कि ईरान से ना तो
सऊदी और ये जो जॉर्डन में उनके बेस थे, उनका मेन पर्पस ये था कि ईरान ने जो किया है उसका मिनिमम डैमेज इसराइल को, ये एक तो मुझे समझ में आती है, नंबर वन। नंबर टू, ये साथ में ये है, ये तो किया उन्होंने जहां इसराइल को रोका, वहीं पे जो है सऊदी, यूएई, जॉर्डन और कुवैत, सॉरी कुवैत नहीं, कुवैत और उसने कतर, इन चारों ने अमेरिका को इससे रोक दिया है कि वो उनके एयरफेस या उनके एयरबेस से ईरान पे हमला नहीं कर सकते। तो एक सपोर्ट तो कहेंगे आपके कि अमेरिका एज ए, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक मिली भगत है, क्योंकि अमेरिका का डायरेक्ट आने का कोई इरादा था नहीं। यदि ऐसा था तो जहां एक तरह जब अटैक हुआ तो लोग कहते हम इसराइल के साथ में हैं, लेकिन उसके बाद ही जो है ये भी कहते हैं इसराइल से कि आप रिटेलिएशन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो चाहते हैं कि हो भी और कुछ भी ना हो, तो अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसराइल जो है अब अमेरिका के बस में नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है नेतन्याहू जो है का इसराइल है, वो अपनी सर्वाइवल की, जब भी लड़ता है इसराइल तो अपने सर्वाइवल की लड़ता है। और जो ईरान ने भी किया है बेसिकली, ईरान की दिक्कत ये थी कि जो दमस्कस में जो है डिप्लोमेटिक कंपाउंड में जो इसने किया था इसराइल ने, उसके उसके ये तो उसके काउंटर में जो है उसने कल रात आक्रमण किया, और करने के बाद उसने कह दिया कि आवर अटैक इज ओवर, और यूएन को बता भी दिया कि हम हमें ये करना, तो अब जो है इसका मतलब क्या है, आप यदि किसी देश पे देखिए, जब तक आप हमास हूतीस के थ्रू करते हैं वो बात अलग होती है, लेकिन जब अपनी धरती से आप मिसाइल ड्रोन करके दूसरे अटैक करते हैं तो ये एक्सचेंज बिटवीन टू नेशन हो जाता है, इसमें प्रॉक्सीज की बात नहीं हो रही। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ईरान की लीडरशिप को बड़ी प्रॉब्लम थी इस बात की कि भाई हर आदमी का डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, आप अपने को तीसरा बनते हैं, आपका हो गया तो आपने क्या किया। तो ईरान भी जानता है कि बहुत ज्यादा करने पे इस कहाँ पर रुकेगा नहीं मालूम। उधर रूस ने भी कह दिया ईरान के सपोर्ट में, यदि अमेरिका रिटेलिएशन करता है अगेंस्ट ईरान, तो रूस जो है वो जो है ईरान का खड़ा हुआ। तो वैसे बेसिकली ये जो है, इसको मैं समझता हूँ ये इस वक्त घेराबंदी ना होके इस वक्त जो है कौन गुटबंदी हो रही है, तो अब ये गुट बन रहे हैं और उसमें छट रहा है कौन किसके साथ है आगे। इसराइल की ने अभी दोपहर को जो है, जो मैंने देख रहा था कि उन्होंने कहा कि विदिन 48 आवर्स जो है हम ईरान पे करेंगे, उन्होंने बोल दिया। अब ये देखना है जो 48 घंटे में ईरान करता क्या, ईरान भी क्या इसराइल भी वैसे ही करेगा ईरान से कि 100-200 छोड़े, 90 इंटरसेप्ट हो गए, एक दो हिट हो गया, या फिर इसराइल अपनी जो उसकी मेंटेलिटी है या उनका जो डिफेंस क्या सिक्योरिटी उनका जो डॉक्ट्रिन है उसके तहत एक मैसिव ब्लो देगा ईरान को। उसके बाद कहीं बदलती, जहां तक बहुत अच्छी बात पूछी तुमने कि उम्मत वाला मामला, देखिए अभी उम्मत वाला मामला नहीं है, लेकिन ईरान का पूरा पूरा प्रयास होगा उम्मत के लिए, क्योंकि ईरान अकेले जो है इसराइल से जितना भी दुख कर ले, नुकसान दोनों साइड से होगा। इसराइल के पास सबसे ये है कि टेक्नोलॉजी है, और दूसरी बात उसके पास अमेरिका का एक अनलिमिटेड पर्स, अमेरिका चाहे या ना चाहे, बाइडेन चाहे ना चाहे, वहां की जो जी लॉबी है या जो उनका जो डीप स्टेट है वो कभी इसराइल को नक्शे से गायब नहीं होने देगा। जबकि ईरान का जो है ये एक सपना है, मतलब उसका एक ध्येय भी कह सकते हैं, या सभी अरब देशों का आप कह सकते हैं मूलतः, कि इजराइल नाम की चीज जो है मिडिल ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सर्वाइवल का, तो ये बेसिकली मैं इसको अल्टीमेटली ये देख रहा हूँ मैं लोग, ये अब्राहमिकल कजन्स की लड़ाई है। ये अभी देश तक सीमित है, और जिस तरह से आग चिंगारी भड़की है, भड़क रही है, आप स्टार्टिंग पॉइंट तो आप जानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई इसको ये जानता है कि कहाँ अंत हो। ये हो सकता है कि गुटबंदी की आपने बात हाँ कही, गुटबंदी की आपने बात कही, अब इसमें मैं थोड़ा भारत का एंगल लाता हूं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे
दबाव रहते हैं कि एक निश्चित समय में बहुत सारी चीजों पर बात करनी है और लगातार बात बिल्कुल। करेंगे, क्योंकि आपने जो कहा कि इसका हमें नहीं पता कि इसका अंत कब होगा। एक शिप पर कब्जा कर लिया है इजराइल के, जिसमें 17 भारतीय भी हैं, और भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अ, उनको तत्काल छोड़ा जाए, और भारत का विदेश मंत्रालय हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ है, और जैसा रिकॉर्ड रहा है तो हमें उम्मीद है, हमें पता है कि वो देर सवेर आज न कल लौट ही आएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि भारत के इजराइल से बड़े अच्छे संबंध हैं, भारत के ईरान से भी बड़े अच्छे संबंध हैं, और भारत के दुनिया की बड़ी ताकतों से भी बड़े अच्छे संबंध यहाँ हो रहे हैं। पहले अगर नहीं भी थे तो पिछले दशक में वो हो गए हैं। दुनिया कई बार कह चुकी है कि यूक्रेन के युद्ध में दखल दीजिए। दुनिया अब वर्ल्ड लीडर के तौर पर भारत को धीरे धीरे स्वीकार रही है। भारत की क्या भूमिका होगी, और इसमें अमेरिका पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल भारत कैसे करेगा, और भारत किस तरह इस संतुलन को बनाए रखेगा जो उसने आज तक बनाए रखा है। बड़ा वाजिब सवाल है। और मैं ये इसको ये समझना चाहिए, जब आज से 2 दिन पहले वार्निंग अमेरिका ने दे दी थी कि 48 घंटे के अंदर ईरान आक्रमण कर सकता है, उसी वक्त जो है भारत एक्टिवेट हो गया था, और भारत ने ईरान और इजराइल दोनों, क्योंकि दोनों ही उसके जो है दुश्मन तो नहीं कहे जाते, दोनों ही दोस्त की कैटेगरी में आते हैं। इजराइल के संग उसका एक अलग लेवल का है, और ईरान से भी अलग लेवल का। वहां चाबहार है आपका आपका बंदरगाह जिसको आपने बनाया, जहां आपका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट छुपा हुआ है ईरान। तो उसने दोनों को संपर्क कहा कि भाई दोनों ही इससे अवॉइड की, दोनों ही से कहा कि इसको बात से निपटाइए, युद्ध मत की। तो भारत की भूमिका सिर्फ इतनी ही रहेगी। दोनों दो मित्र हैं, वो आपस में गुत्तम गुत्ता क्यों है, तो भारत उन दोनों मित्रों के बीच में नहीं पड़ने वाला। नंबर 1, दोनों से कहेगा दूर रहिए, भाई इतना करेगा। ये काम जो यूक्रेन और रशिया में किया था, उसमें लेट एंट्री हुई थी, अपना हित था, रशिया से तेल ले लिया। यहाँ पे भी देखिएगा कि अभी इंटरेस्ट मरेंगे लोग। जब मिडिल ईस्ट जलता है तो तेल के प्राइसिंग में आग लगती है, और अभी तेल और यदि जो है क्रूड ऑयल के यदि दाम बढ़े ज्यादा, तो जो है ऑलरेडी जो है विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई, विशेषतः पाश्चात्य जगत, यूरोप और अमेरिका दोनों ही आर्थिक झमेले से जूझ रहे। यदि तेल का प्राइस और वही रूट भी तेल का, क्रूड ऑयल का है, यदि क्रूड ऑयल का जो बढ़ता है तो उनकी जो आर्थिक स्थिति इस वक्त है उसमें डगमगा जाएगी। भारत के पास एक कुशन है, वो रशियन तेल पे डिपेंडेंसी, वेनेजुएला तेल से ऑलरेडी अपना जो है अकाउंट खोले हुए, गैस का भी। और दूसरी बात, ईरान से भी तेल भारत लेता है। तो भारत जो है अपना कहीं ना कहीं 19-20 करके निकल लेगा। इसलिए भारत जो है इस युद्ध में जो है, देख भारत की समस्या और आएगी, वो आएगी बाहर से नहीं आएगी, अंदर से है। ये जब अभी जो है आप जो देख रहे हैं शिया वाला मामला, शिया तक रुकने वाला भी नहीं। ये मामला आप देखिएगा, इसके जिस तरीके से जब हमास ने इजराइल पे किया था, तो पूरा यूरोप और अमेरिका का जो लेफ्ट लिबरल था और जो उनका प्रबुद्ध वर्ग था, वो सब जो है हाई फिलिस्तीन जो के सामने आ गया था, और एंटी जो है ज़ायोनिस्ट, एंटी ज्यू, एंटी इजराइल सेंटिमेंट बढ़ गया। मैं समझता हूं कि ये जब जब मामला आगे बढ़ेगा, तो यूरोप के में ईसाई मार खाएंगे जो वहां के इमिग्रेंट्स पहुंचे, और यही हाल होने वाला है अमेरिका में। वो कैसे उसको कोप करेंगे वो अलग कहानी है। हमारे यहाँ क्या होगा कि हमारे यहाँ तो हर जगह जरा सा मौका मिलना चाहिए, सड़क पाए जाते हैं, सड़क पे आने के लिए इच्छा भी रहती है। दूसरा तो एक चक्कर है कि इस वक्त है इलेक्शन हमारा, 4 दिन बाद से जो है हमारा प्रथम चरण चालू होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा शासित राज्य है, वो तो जो है यदि उम्मत के नाम पे निकलना चाहिए, वहां कुछ कंट्रोल कर ले। लेकिन सबसे समस्या है कि उन प्रदेशों की जहां पर भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन वहां पे भी एक कैश 22 सिचुएशन है कांग्रेस के साथ। यदि
इस युद्ध मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध को यदि जो है इस्लाम वाला युद्ध बनाकर जो है भारतीय मुसलमान अपने मुल्ला मौलवी कहने पर सड़क पर उतरे, तो ड्यूरिंग इलेक्शन विपक्ष भी नहीं चाहेगा ऐसा, क्योंकि उससे जो है कंसोलिडेशन जो है जो नहीं होना है वो भी और बड़ा स्पष्ट रूप से विभाजित हो जाए। तो चुनाव का जो ईवीएम को बटन दबाने में वहां पर एक बहुत क्लियर इस्लाम वर्सेस का मामला जो है केंद्र में, जो विपक्ष नहीं कभी चाहे। तो मैं समझता हूँ 4 जनवरी जब तक रिजल्ट नहीं निकलता तब तक 4 जून थोड़े बहुत होंगे। 4 जून सॉरी 4 जून के बाद डिसाइसिव कुछ हो सकता है। उसका कारण ये है कि अभी जो भी है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर, यदि किसी प्रदेश में कोई गड़बड़ी होती है या किसी डिस्ट्रिक्ट में होती है तो इलेक्शन कमीशन फौरन जो है घंटों में ही निर्णय ले सकता है, क्योंकि सब कमान उसके पास होती है। और इस वक्त जो केंद्र में सरकार, मोदी सरकार है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट समझ लीजिए उसको, उसके अपने पास तो पावर है नहीं, कोई नीतिगत फैसला ले नहीं सकती है। ये इवन डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करना होगा तो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। तो ऐसी स्थिति में 4 जून के बाद, 4 जून के जो परिणाम जैसा हम समझते होंगे, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा जो है आने वाला है बवाल भारत में। वो ईरान इजराइल खेलते रहेंगे, अरब और वर्ल्ड दुनिया और जर्नलिस्ट ज्यूज आपस लड़ते रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ उस समर्थन वाले और उसके विरोध वाले वो स्पष्ट, क्योंकि भारत के सेंटीमेंट में भारतीय हिंदू जो है वो अपने को इजराइल के प्रो इजराइल बहुत जबरदस्त पाते हैं, और आज से नहीं शुरू से ही जो है प्रो। अब इसको आपसे मैं चाहूंगा कि अब इसको कंक्लूडिंग रिमार्क दीजिए, और उसके पहले मैं 1-2 ऑब्जर्वेशंस जनता के लिए साझा करूंगा जी। और ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि जो इस्लाम के हरावल दस्ते हैं, और भारत में तो खैर ज्यादा ये बीमारी है कि तुर्की से लेके और आर्मीनिया तक कहीं कुछ होता है तो हमारे मोमिन भाई सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन कुल मिला के मामला अब जम नहीं पा रहा है। मोमिन भाइयों के लिए दिक्कत हो गई है, क्योंकि तुर्की में अर्दोगान की हालत खराब है, वो हार भी गए हैं, तो उनका जो खलीफा बनने का सपना था वो भी लगभग अब चूर चूर ही हो रहा है। इधर जो सबसे बड़ा सेंटर है, जहां मक्का है, मदीना है, सऊदी अरब हर एक मसले पर चुप्पी साध ले रहा है। हालांकि बीच बीच में कभी वो जाके इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का जो इनका एक क्लब है, उसको मैं क्लब ही कहता हूं, क्योंकि उसमें सिवाय क्लब वाली गतिविधियों के और कुछ होता नहीं है, तो उसमें वो कभी कभी जाकर कभी कोई भारत विरोधी बात कह देता है, कभी कोई ये कर देता है, लेकिन कुल मिला के अभी तक मामला ठीक ही चल रहा है। अबू धाबी में जो यूएई में बना मंदिर कल 60,000 लोगों ने वहां विजिट किया, और अब उम्मीद है कि 30,000 लोग, यानी, और वो लोग कौन होंगे, वो हिंदू होंगे, तो 30,000 हिंदू अब रोजाना वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे। तो भारत के मोमिनों को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि दुनिया किस तरह से बदल रही है, और हर एक बात पर सड़क पर लेट जाना, हर एक बात पर टोपी निकाल लेना, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पाजामा पहन के विक्टिम कार्ड खेल देना, और कुछ नहीं मिले तो ये कहना कि हाय हाय इस्लामोफोब हैं सब, इन सब बातों को छोड़ना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। बहरहाल आप कंक्लूडिंग रिमार्क ये दीजिए और संक्षेप में कि अब आप क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। वैलो भाई, जो पहले तो मैं इस पे आऊंगा, जो आपने अपनी प्रतिक्रिया दी या जो आपकी अपेक्षाएं हैं मोमिन भाइयों से, तो मैं उसको कहूंगा अंग्रेजी में शब्द है विशफुल थिंकिंग। ये आपकी बड़ा ही उच्च श्रेष्ठ विचार है आपका, लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण से ये कहना पड़ेगा कि इस विचारों की मुझे जो है सड़क पे मतलब उतरते हुए दिख नहीं रहा, पहली बात। दूसरी बात यह कि इसको मैं यहाँ कंट्रोल में ये कहूंगा, लोग जो इतिहास बताता है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जो तारीख हम लोग पढ़ते हैं कि इस दिन स्टार्ट हुआ, दिन खत्म हुआ,
हकीकत में वो तारीख होती नहीं, वो तारीख वो होती जब जो है गुट बन जाते हैं, उसके उस तारीख से होता। हमेशा जो है उसके पीछे 2 साल 3 साल पहले घटनाएं लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से वो होता। तो मैं इसको मानता हूँ तृतीय विश्व युद्ध का दूसरा चरण। पहला चरण मैं मानता रहा हूँ और बोलता भी रहा हूँ, वो था यूक्रेन और रूस का युद्ध जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ। जिसके लिए किया गया, वो जिस उद्देश्य से किया गया, उसमें अमेरिका बुरी तरह असफल हुआ। रूस जो है कमजोर और बैंकरप्ट होने की जगह और पावरफुल हो गया, ज्यादा जो है कहना चाहिए कि वो समर्थवान हो गया, अपने पैर में खड़ा हो गया रूस। ये दूसरा है। दूसरा इस वक्त ये इसराइल और ईरान, क्योंकि अल्टीमेटली ईरान का युद्ध भले जो है भी रिटेलिएशन करने के बाद आपको लगे कुछ में पॉज आ गया, लेकिन जो है ईरान अपने प्रॉक्सी के द्वारा इजराइल को घेरे ही रखेगा। और फिर बाद में इसका ईरान ये भी करेगा कि यूरोप और ईरान की जो इस्लामिक जन समुदाय है, वहां से आवाज उठेगी और दबाव होगा अरब दुनिया पे उनको जो है, क्योंकि वो युद्ध अल्टीमेटली ईरान बनाएगा इस्लाम की, ईरान की लड़ाई नहीं बनाएगा, वो बनाएगा इस्लाम अगेंस्ट यहूदी। ये जब आ जाएगा तब जो है ये आप इसको रोक नहीं, इसके लिए 6 महीना लग सकता है, साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकता है, बस इससे ज्यादा सेल्फ इसकी लाइफ नहीं है। 2 साल के अंदर ही कुछ होना होगा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो है, जो अभी आपको लग रहा है कि नहीं होगा, 4 जून 2024 के चुनाव के परिणाम, जिन परिणामों की हम और आप आशा कर रहे हैं और दिख रहा है जमीन में, वो परिणाम आते हुए जब वो परिणाम आ जाए तो जो है आत्ममंथन की जगह भारत में जो है उनका जो है खिसियाहट आई कि जब आपको आगे का अगले 10-20 साल का भविष्य जो है, पहले तो 2047 में तो आपको गजवा हिंद का एजेंडा था ना कि 2047 तक भारत को जो है इस्लामिक राष्ट्र बना देना है, तो आज हो गए 2024। बीजेपी मोदी जी अपना 2047 लगाए हुए हैं, तो ऐसे में अगले 23 साल तक कोई संभावना उधर की रखती है। तो मुझे लगता है कि एक तो दुनिया लड़ेगी यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, भारत का एक युद्ध होगा, वो आंतरिक होगा, वो अलग चरनी होगी, जिसको कि हम अभी से चतुर्मुख की तरीके से रेत में मुंह डाल के जो है ना देखें और ना समझे, लेकिन भारत को इजराइल का जो अंतिम परिणाम जो भारत को भुगतना, वो आंतरिक भुगतना होगा। और उसके लिए भारत की सरकार से लेके भारत के जनमानस को भी उसके लिए जो है मानसिक रूप से अवश्य तैयार रहना चाहिए। मैं तो 4 जून के बाद होता हुआ देख रहा हूँ, उसमें मुझे कोई जरा भी शंका नहीं। चलिए ये देखेंगे हम लोग। और वो गाना बहुत गाते हैं कॉमरेड लोग, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तख्त उछाले जाएंगे और क्या क्या होगा। तो लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दर्शकों, उम्मीद है कि आपने इस छोटी सी चर्चा से आप लाभान्वित होंगे, थोड़ी बहुत हमने आपके काम की बातें की होंगी। पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ पुष्कर दा और हमें विदा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। राम राम, राम राम है सभी।